बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 21 के अंदर आज हम मियोसिस के रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। मेटाफेज, ठीक है। प्रोफेज हम पहले स्टडी कर चुके हैं। हम मेटाफेज में क्या होगा कि जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स हैं, अच्छा क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन करने की कोशिश करूँगा कि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता था कि क्रोमोसोम्स के पार्ट्स एक्सचेंज होते थे, ठीक है। ये दो क्रोमोसोम्स हैं, सो इनके पार्ट्स एक्सचेंज हुए हैं। ये आप क्रोमोसोम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह इन्होंने अपने क्रोमेटिड्स पार्ट्स शेड किए हैं, ठीक है। और क्रोमेटिड्स भी जो उनसे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने जो से हैं वो पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं, इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। सो मेटाफेज के अंदर क्या होगा कि ये क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करेंगे, ठीक है। किस तरह अरेंज करेंगे? दे विल अरेंज देम इनटू द सेंटर, लाइक यही क्रोमोसोम्स मसलन ये। अच्छा, प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो चुकी होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट। पीछे क्या रिमेनिंग पार्ट बच जाता है इसका वाला, सेल मेम्ब्रेन रह जाती है, सेल मेम्ब्रेन। या बाज़ का क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का थोड़ा थोड़ा पोर्शन बच जाता है, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाएगा इसमें, सही। सो दिस इज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम सीएम कहते हैं फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज एनएम। सो एनएम डिसअपीयर और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो सी है या सेल मेम्ब्रेन जो सी है वो एग्जिस्ट करती है। सो मेटाफेज के अंदर क्या होगा, मेटाफेज के अंदर एक तो ये जो रिमेनिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये सारी डिसअपीयर हो जाएगी, और साथ में जो क्रोमोसोम्स होंगे ये अपने आप को सेंट्रल पे अरेंज करेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स अरेंज इन सेंटर, जिसे हम इक्विटोरियल प्लेट भी कहेंगे, इक्विटोरियल प्लेट, ठीक है। किस तरह करते हैं ये मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज ये सेल मेम्ब्रेन है, तो क्रोमोसोम्स जो से हैं वो यहाँ पे इस तरह अरेंज करेंगे क्रोमोसोम्स अपने आप को, ठीक है। और साइड पर एस्टर फॉर्मेशन होगी, स्टार शेप दोनों साइड पे, सही, जिसमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, ठीक है। और ये जाके क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएंगे, सही। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हर क्रोमोसोम्स को एक स्पिंडल फाइबर सिर्फ अटैच करेगा, ठीक है। ये क्यों होता है ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे। वाई ओनली वन क्रोमोसोम्स, यानी सिर्फ एक क्रोमोसोम्स है वो स्पिंडल फाइबर के साथ जाके अटैच होगा, ठीक है। सो मेटाफेज के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्विटोरियल प्लेट, ठीक है, यानी सेंट्रल प्लेट के अंदर अपने आप को अरेंज करेंगे, ये सेंट्रल प्लेट बनती है इसकी, ठीक। और जो माइटोटिक ऑपरेटर्स है जिसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स हैं, एस्टर्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर जाके क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, सही। सो ये आके अटैच होंगे, और हर क्रोमोसोम के साथ एक क्रोमेटिड अटैच होगा। लाइक अगर दो क्रोमोसोम्स हैं तो सॉरी, हर क्रोमोसोम के साथ एक स्पिंडल फाइबर आके अटैच होगा। दो क्रोमोसोम्स हैं तो एक इस साइड का और दूसरा इस साइड का होगा, सही। कि क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, सबसे पहले अपने आप को सेंटर में लाएंगे, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी या डिसअपीयर हो जाएगी, सही।
और हर पोल में से जो से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होंगे। सही। ये हो गया मेटाफेज। मेटाफेज वन, सॉरी से हम मेटाफेज कौन सा कहेंगे, मेटाफेज वन। और सिमिलरली अब हम जो स्टडी करेंगे वो होगा एनाफेज वन। नेक्स्ट इज एनाफेज वन, जो कि मियोसिस वन का तीसरा फेज़ है। इसके अंदर क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे जिन्होंने क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो चुके हैं, ठीक है, जो कि हर क्रोमोसोम के साथ अटैच थे, मसलन एक है कि प्रोफेज वन होगा, प्रोफेज टू, सॉरी प्रोफेज वन, मेटाफेज, सॉरी प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज, और लास्ट में टीलोफेज टू आ जाएगा। सही, जिस तरह हमने शुरू में बात की थी, लाइक इधर, ठीक है, कि मियोसिस वन में प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, मियोसिस टू में प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू। सही। और मियोसिस वन और मियोसिस टू में क्या फ़र्क है, मसलन अगर हम यहाँ पे लिखें मियोसिस वन विच कंपेयर टू द मियोसिस टू, इन दोनों में फ़र्क देख लेते हैं। मियोसिस वन में जो से है वो सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। मियोसिस टू में नो क्रॉसिंग ओवर,
ठीक है। और ये प्रोफेज क्रॉसिंग ओवर कब होती है? प्रोफेज के अंदर, सही। दूसरा मियोसिस वन के अंदर, ये पहला डिफरेंस हो गया। मियोसिस वन के अंदर हमने जो एनाफेज पढ़ा था, एनाफेज को हमने रिडक्शन फेज कहा था, ठीक। कि अगर दो क्रोमोसोम्स थे लाइक दिस, तो एक साइड पे मूव करेगा सेल के, दूसरा दूसरे साइड के मूव करेगा, सही। इसका जो एनाफेज होगा वो नॉन रिडक्शन फेज होगा, नॉन रिडक्शन फेज। किस तरह कि अगर यहाँ पे दो क्रोमोसोम हैं तो वो सेंटर से डिवाइड होंगे, ठीक है। यानी इसका एंड प्रोडक्ट हमारे पास ये आता था कि एक क्रोमोसोम एक साइड पे चला जाता था, एक क्रोमोसोम दूसरी साइड पे चला जाता था। जबकि इसका जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट यानी आखिर में जो हमारे पास डायग्राम आएगी सेल की, वो क्या होगा? क्रोमोसोम का एक हिस्सा इस तरफ ट्रैवल करेगा, यानी पूरा क्रोमोसोम मूव नहीं करेगा बल्कि उसका एक हिस्सा इस तरफ ट्रैवल करेगा। इस तरह इसका भी एक हिस्सा इस तरफ ट्रैवल करेगा, सही। और यह ही दो मेन फ़र्क है मियोसिस वन के अंदर और मियोसिस टू के अंदर। सो नो क्रॉसिंग ओवर, नो रिडक्शन फेज। और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमें किस में मिलती हैं? माइटोसिस में, अगर आपको थोड़ा बहुत माइटोसिस याद है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बेसिकली मियोसिस टू है, यानी जो मियोसिस टू है, मियोसिस टू इज सेम लाइक माइटोसिस, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं मियोसिस टू इज सेम लाइक, बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, ठीक है। यानी अगर मियोसिस टू की स्टडी करेंगे तो उसमें वही फेजेस आएंगे जिस तरह हमने माइटोसिस में स्टडी किया था। मतलब प्रोफेज टू में हमारे पास कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम आएगी। अगर हम जल्दी जल्दी रिपीट करें, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, फिर इसके अंदर हम देखेंगे माइटोटिक अपीयर होगा, माइटोटिक ऑपरेटस, अपीयर्स, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनएम डिसअपीयर्स, ठीक है। माइटोटिक ऑपरेटस अपीयर होगा, अपीयर्स, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स। इसके अलावा नो क्रॉसिंग ओवर, कोई लेंथी फेज, यानी उसके मियोसिस वन की तरह इसका लेंथी फेज नहीं है जिसके अंदर हमने उसके अंदर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन वगैरह पढ़ा था, वो इसके अंदर नहीं आएगा। और इसी तरह मियोसिस प्रोफेज टू के बाद हमारे पास आएगा मेटाफेज टू। मेटाफेज टू के अंदर भी कोई यानी वही सारे स्टेप्स होंगे, यानी कोई उससे हट के नहीं होगा कि क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगी, कि क्रोमोसोम्स कंप्लीट तौर पर कंडेंस हो चुके होंगे, ठीक है। और क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स, कि वो अपने आप को अरेंज करेंगे ऑन सेंटर ऑफ द सेल्स, ठीक है, कि सेल्स के सेंटर के अंदर। अच्छा, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं कहेंगे हम, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपीयर हो गई है, तो क्रोमोसोम्स अपने आप को सेल के सेंटर के अंदर अरेंज करेंगे, जिसे हमने इक्वेटोरियल प्लेट भी कहा था, सही। इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर वो अपने आप को अरेंज करेंगे। मेटाफेज टू के बाद आ जाएगा हमारे पास एनाफेज टू। अच्छा, इसके अंदर सॉरी एक और चीज़ थी कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं अटैच विद द सेंट्रोमेयर, कि जो क्रोमोसोम का सेंटर होता है, लाइक ये क्रोमोसोम है तो ये इसका सेंट्रोमेयर होता है, दिस इज द सेंट्रोमेयर, और सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होंगे, सही। आगे एनाफेज के अंदर क्या होगा? एनाफेज टू के अंदर कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे,
स्पिंडल फाइबर जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, और ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट से मुराद कि अपनी जो लेंथ है उसे कम कर सकती है, शार्ट छोटी हो सकती है वो लंबाई में। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड हेंस इसकी वजह से होगा क्या, डिवाइड्स क्रोमोसोम इनटू 2, ठीक है, कि वो एक क्रोमोसोम को अंदर दो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। किस तरह बोला, लाइक अगर ये क्रोमोसोम है, इसे इस तरफ से खींचा जाए और इस तरह से खींचा जाए, रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा कि ये इस तरह एक पार्ट इस तरफ आ जाएगा और दूसरा पार्ट इस तरफ आ जाएगा, ठीक। और इस तरह क्रोमोसोम को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और 2 में डिवाइड हो जाएंगे। और जो अच्छा ये दोनों जो क्रोमेटिड्स होंगे, ये जो क्रोमोसोम के ऊपर वाला हिस्सा होता है, अच्छा ये बीच में सेंट्रोसोम होता है, ऊपर क्रोमेटिड्स होते हैं, दीज आर क्रोमेटिड्स। सो जो ये क्रोमेटिड्स हैं दे आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। सिस्टर से मुराद जो एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर जो क्रोमेटिड्स लोकेट करते हैं उसे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, ठीक है। तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो डिवाइड होकर अपनी रिस्पेक्टिव साइड्स पे चले जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स डिवाइड एंड मूव टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव साइड्स, ठीक है, यानी 2 साइड्स बनती हैं, उनके तरफ ये हरकत करेंगे, ठीक है, उनकी तरफ मूवमेंट स्टार्ट करें, सही। सो ये हो गया एनाफेज। लास्ट में आता है हमारे पास टीलोफेज, जो कि टीलोफेज 2 होगा, इसका मियोसिस 2 का सबसे लास्ट पार्ट। टीलोफेज 2, टीलोफेज के अंदर अपोजिट टू प्रोफेज होगा कि लाइक हमारे पास न्यूक्लियर में डीकंडेंसेशन स्टार्ट होगी, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, एंड डीकंडेंसेशन के साथ साथ माइटोटिक्स ऑपरेटर्स कौन सा है, माइटोटिक ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आते थे, स्पिंडल फाइबर्स, एस्टर्स वगैरह, ठीक है, जो कि सेंट्रियोल से बनते थे। माइटोटिक ऑपरेटर जो सा वो डिसअपीयर होगा, ठीक है, यानी गायब हो जाएगा, जो पहले जाहिर हुआ था वो गायब होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डिसअपीयर होती है, यहाँ पे वो रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, सही। और इसके अंदर एक और चीज़ है, डीकंडेंसेशन जो क्रोमोसोम्स हो गया, माइटोटिक ऑपरेटर्स डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, और साइटोप्लाज्म यानी साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट्स इसके अंदर हमारे पास क्या आती है, बेसिकली साइटोप्लाज्मिक पिंचिंग होती है, ठीक है। अगर एनिमल सेल्स है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक पिंचिंग होती है। आपको याद है प्लांट सेल्स के अंदर किस तरह साइटोप्लाज्म डिवाइड होता था, थोड़ा बहुत याद हो अगर आपको। खास स्पीशीज के ऑर्गेनेलिस यूज़ होते थे उसके अंदर, जिसे हमने क्या कहा था बोला, फ्रैगमोप्लास्ट, फ्रैगमोप्लास्ट इन प्लांट्स, सही। कि अगर प्लांट सेल है, लाइक दिस इज द प्लांट सेल, जिसके अंदर मतलब 2 डॉट, ये प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी होती है, बाहर सेल वॉल, अंदर सेल मेम्ब्रेन, और इस तरह क्रोमोसोम्स अपार्ट हुए हैं, सही। तो इसके सेंटर के अंदर क्या होंगे, फ्रैगमोप्लास्ट आके छोटे छोटे वैक्यूल से होते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये वैक्यूल्स फ्यूज़ होते हैं और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बना लेते हैं। रिजल्ट के अंदर हमारे पास इस तरह आखिर में ये साइटोकाइनेसिस की बात करें हम, ठीक है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन का हिस्सा है, सॉरी। ये जो पीछे हमने फेजेस पढ़े हैं ना, जितने भी प्रोफेज, एनाफेज, ये सारे कैरियोकाइनेसिस में होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, जिसके अंदर सिर्फ
क्या डिवाइड होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है, न्यूक्लियस डिवीजन होती है, सही। और साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होगी, साइटोप्लाज्म डिवीजन, ठीक है। तो जो सेल डिवीजन थे उसके हमने दो टाइप्स की थी शुरू में, स्टार्ट में, अगर आपको याद हो, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। सो जो साइटोकाइनेसिस होती है एनिमल सेल्स के अंदर, उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक पिंचिंग होती है एनिमल सेल्स के अंदर, ठीक है। और जो सेल डिवीजन साइटोकाइनेसिस होती है प्लांट सेल्स के अंदर, उसके अंदर फ्रेगमोप्लास्ट आते हैं, ठीक है। फ्रेगमोप्लास्ट छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं उस सेंटर में जमा हो जाते हैं, उसके बाद ये दो सेल्स बन जाते हैं, सेल वाल है, ये बीच में दो सेल्स हैं, बीच में इस न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा हुआ है, और साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी, सही। सो ये हो गया प्लांट सेल्स के अंदर। सो ये हमारे पास मियोसिस कवर हो गया। उसके बाद हम माइटोसिस स्टडी कर चुके हैं, मियोसिस स्टडी कर, हम मियोटिक एरर्स के बाद बात करेंगे, ठीक है। इसकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी करेंगे लेक्चर के अंदर, और दूसरा मियोटिक एरर्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह इसके अंदर ख़राबियाँ आ सकती हैं। सारा प्रोसेस बाज़ का सही तरीके से नहीं होता, तो उसके रिज़ल्ट्स क्या हैं और वो कितने किस्म के, वो हम सारी स्टडी करेंगे अगले लेक्चर के अंदर।